हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं सीटेट के लिए मैराथन क्लास, अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। गीतिका बिहार में रहती थी, वह अपने पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी। वह मिथिला भाषा बोलती है, तो आप उससे क्या करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं। उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो कक्षा में कार्य हुआ है उसे जानने के लिए कहेंगे। आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मिथिला भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे वह नई भाषा की स्थिति में सहज महसूस कर सके। आप उससे विद्यालय की माध्यम भाषा हिंदी में बात करेंगे जिससे कि वह जल्दी से जल्दी हिंदी सीख ले। आप उसे हिंदी लेखन के लिए बहुत अभ्यास कार्य देंगे क्योंकि उसे हिंदी सीखनी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। हम क्या करेंगे, हम उससे क्या करेंगे, अनौपचारिक बातचीत करेंगे। जो कोई ज़रूरी बात नहीं है वो बात करेंगे। उसके घर के बारे में पूछेंगे, उसके कार्य के बारे में पूछेंगे, उसे क्या पसंद है ये पूछेंगे, उसे कौन सा विषय पढ़ने में अच्छा लगता है ये पूछेंगे। और जिससे क्या हो जाएगा, वह टीचर के साथ सहज महसूस करेगी, अच्छे से अच्छा व्यवहार उसे मिलेगा तो वह अच्छे से कंफर्ट फील करेगी। और क्या करेगी, उसकी मिथिला भाषा को हम स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में एडजस्ट कर पाए और चीज़ों को सीख सके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 2। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पर देखना है हमें, नहीं रखा जा सकता। निगेटिव पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अक्सर इसकी वजह से बच्चे पेपर में गलतियां कर देते हैं। यहाँ दिया हुआ है चित्रकारी। चित्रकारी को आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं तो ये नहीं होगा। कार्यपत्रक या वर्कशीट को भी रख सकते हैं, ये भी नहीं होगा। कक्षा में हुई चर्चा या फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को भी आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जो कक्षा में हुई चर्चा है आप उसका रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3 क्या कह रहा है। एक अच्छे में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ हुआ है, यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया हुआ है। एक अच्छे के बाद यहाँ पर फिलिंग ब्लैंक दिए हुए हैं। में सभी वाक्य विचार बिंदु थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद, सेकंड में दिया हुआ है प्रारूप, पैराफ्रेज या संपादन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। पर आएगा अनुच्छेद। एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य, तो यहाँ पर अनुच्छेद फिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है। तो अगर पंक्ति दर पंक्ति की बात की जा रही है तो वहाँ पर कौन सा तरीका रहेगा, विस्तृत पाठन रहेगा, स्वस्वर पठन होगा, या गहन पठन होगा, या निर्देशित पठन होगा। तो अगर आप गहन पठन करते हैं तभी आप पंक्ति दर पंक्ति जाते हैं, एक एक लाइन को आप गहनता से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है वो है हमारा सी। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 5। कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो कक्षा के समृद्ध परिवेश की बात हो रही है, इसको किस रूप में आप वर्णित कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है एक खेल कक्ष में के रूप में जिसमें कोई या कई झुंझुने या खेल हों, कक्षा में पठन कोना हो, कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर और कविताएं आदि हों, या कक्षा में ऐसा स्थान जहां विद्यार्थियों की कॉपियां, कक्षा का प्रदत्त कार्य और गृह कार्य रखा जा सके। तो यहाँ पर समृद्ध परिवेश कैसे वर्णित होता है, चलिए आंसर देख लेते हैं। यहाँ आंसर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कक्षा में क्या है, प्रदर्शित बच्चों के कार्य हैं, उनके चार्ट हैं, पोस्टर हैं और कविताएं आदि हैं। तो कक्षा का परिवेश जो है वो कैसा हो जाएगा, समृद्ध परिवेश कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 6। भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये विद्यार्थियों को क्या करने में मदद करता है, व्याकरणिक नियमों को समझने में या सीखने में मदद करता है। तो ये मदद नहीं करता है, इसलिए पॉइंट ए गलत हो जाएगा। किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है, तो जी हाँ, किसी का संदर्भ जो होता है किसी शब्द विशेष को समझने में मदद करता है। पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करता है, पठन में यह मदद नहीं करता है। चलिए डी पॉइंट भी देख लेते हैं।
कविता और कल्पना परक कहानियाँ लिखने में मदद करता है। तो कविता और कल्पना परक कहानी लिखने में मदद नहीं करता है, संदर्भ की विशेषता नहीं होती है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में मदद करता है। संदर्भ जो होता है शब्द विशेष को समझने में मदद करता है। वी इज़ द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में बात हो रही है भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। तो मातृभाषा क्यों होनी चाहिए? यह दूसरे विषय को समझने में मदद करता है। ये एकदम सही पॉइंट है। अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा में अवधारणाएं समझना आसान है क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी होते हैं। तो ये बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं सी पॉइंट। विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि पढ़ाई के दूसरे माध्यमों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। चलिए देखते हैं डी पॉइंट में क्या है। डी पॉइंट में दिया हुआ है इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने में मदद मिलती है और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रयोग की जा रही सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। ये पॉइंट करेक्ट था, बट यहाँ पर निपुणता की बात की जा रही है तो ये चीज़ यहाँ पर मैटर नहीं करती है। बहुभाषा या एक से अधिक भाषा का प्रयोग कक्षा में इसलिए किया जाता है या मातृभाषा का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जिससे बच्चे जो हैं ईजीली चीज़ों को समझ सकें, और अपनी मातृभाषा में बच्चे चीज़ें सुनते हैं, सीखते हैं तो जल्दी वो समझ जाते हैं चीज़ों को। यहाँ पर निपुणता हासिल करना कोई लक्ष्य नहीं है, इसी वजह से डी पॉइंट जो है रॉन्ग हो जाएगा। आते हैं राइट आंसर पर। यहाँ पर सबसे सुटेबल आंसर हमें मिला है वो है ऑप्शन नंबर ए। यह दूसरे विषय को समझने में जो है मदद करती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। लिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा पद संबंधित नहीं है ये हमें बताना है। सामाजिक अंत्यक्रिया ये संबंधित है इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। मदद और सहारा देना, इसको स्कैफोल्ड और पाड़ भी बोलते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, तो ये बात भी लेव वाइगोत्स्की ने की है इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर है भाषा अर्जन उपकरण की बात वाइगोत्स्की नहीं करते हैं इसलिए ये पॉइंट जो है हमारा राइट है। हमें निगेटिव ही ढूंढना था और निगेटिव से हमारा ऑप्शन नंबर डी मैच करता है। डी इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 9। ध्वनिग्रामिक स्वेनिम जागरूकता किससे संबंधित है? तो हमें जागरूकता के बारे में बात करनी है, स्वेनिम की बात करनी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता, बोले जा रहे शब्दों में स्वेनिम को पहचानना और प्रयोग करने की योग्यता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सटीकता और प्रभाव के साथ शब्दों को पढ़ना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सही बर्तनी के साथ लिखना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर मिलता है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में दिया हुआ है ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करना स्वेनिम की जागरूकता से संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 10। बच्चे भाषा की बारीकियों की जो है पहचान कर लेते हैं और उन्हें पहचान लेते हैं, उन्हें समझ जाते हैं। कब समझ जाते हैं बच्चे और बारीकियों को कब पकड़ पाते हैं? वे अध्यापक की बारीकी से क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। जो अध्यापक उन्हें पढ़ा रहा है उसको ध्यान से देखते हैं, ऐसा नहीं है। बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध परिवेश के साथ सृजन में भाग लेते हैं, ये भी सही नहीं है। एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। वयस की मदद से सहस्वर पाठन करते हैं, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ जो राइट आंसर हमें मिला है एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं, तो इसलिए वे भाषा की बारीकियों को समझ पाते हैं और उन्हें पहचान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है? तो भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही है ये देखना है। भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को बाधित करता है। बी में देखते हैं विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबद्ध होता है या अंतर संबद्धता रखता है। मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा के सीखने में कठिनाई उत्पन्न करती है। लंबी अवधि से मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए समय नहीं बचता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा होने वाला है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ बात हो रही है विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबद्धता से होता है। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड लैंग्वेज यूज़। यहाँ पर कौन सा मिक्स जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसका एग्जाम्पल नहीं है।
तो हमें देखना है नहीं, आप नेगेटिव पॉइंट को यहाँ पर अंडरस्टूड करेंगे। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है चिल्ड्रन स्पीक इन L1, लैंग्वेज 1 बोलता है एंड टीचर रिस्पॉन्ड करता है लैंग्वेज 2 में, तो ये पॉइंट तो सही है, इसलिए गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन स्पीक L2 एंड टीचर रिस्पॉन्ड इन L1, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है टीचर स्पीक इन L2 एंड चिल्ड्रन है वो रिस्पॉन्ड किस में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं L2 में ही। L2 में ही टीचर बोल रहा है और L2 में ही बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दोनों लैंग्वेज सेम है, तो ये यहाँ पर सही है। चिल्ड्रन स्विच बिटवीन L1 L2, बच्चे जो हैं L1 और L2 के बीच सीख रहे हैं, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जो हमें राइट आंसर मिल जाता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर बोल रहे थे जो मिक्स लैंग्वेज है उसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो किस में नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों जगह सेम लैंग्वेज बोली जा रही है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13 में पूछा जा रहा है विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टेटेड एज लर्निंग टू राइट बाई राइटिंग। तो यहाँ पर किसके द्वारा हो रहा है, ये प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग हो रही है, या बी में दिया हुआ है प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग है, या डिक्टेशन है, या समराइजिंग है। तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट हो जाता है हमारा आता है निकल कर, वो हो जाएगा प्रोसेस है ये राइटिंग अप्रोच की, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, बी इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 में बात की जा रही है इन लैंग्वेज क्लास, एक भाषा की क्लास है और उसमें क्या है, पोइट्री की बात की जा रही है। तो भाषा की क्लास में पोइट्री का क्या रोल होता है वो हमें बताना है। शुड बी टॉट एग्जैक्टली इन द सेम वे एज प्रोज पीस इज टॉट, जैसे कि एक प्रोज का पार्ट पढ़ाया जाता है, प्रोज का एक टुकड़ा पढ़ाया जाता है, एक पद पढ़ाया जाता है, उसी तरह से बात की जा रही है कि पोइट्री को भी पढ़ाया जाए, तो ये चीज़ यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। पोइट्री प्रोज की तरह नहीं पढ़ा सकते हैं। शुड बी टॉट फर्स्ट बाय गिविंग एन एलेबरेट इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, सबसे पहले क्या करना है, जो पोएट होता है उसका इंट्रोडक्शन करना है, तो वो भी गलत हो जाएगा। इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग एप्रिसिएशन एंड इन्जॉयमेंट, इसमें क्या होता है, समझ होती है, बच्चे अप्रिसिएट होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं और क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। जब भी कक्षा में एक पोइट्री पढ़ाई जाती है, बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ों को क्या करते हैं, समझ लेते हैं पोएम को, और अप्रिसिएट होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, उन्हें आनंद आता है चीज़ों को सीखने में। ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। डी में दिया है इज़ एज मच अबाउट द पोएम एज द पोएट, जैसा कि पोएट ने पोएम में बताया है बच्चों को ऐसा कैसा ही समझाया जाए, तो ऐसा सही नहीं है, ये पॉइंट भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। पोएट्री की क्लास कैसी होती है, ये होती है हमारी आनंददायक, प्रोत्साहित करने वाली, प्रोत्साहन बढ़ाने वाली और समझपूर्ण। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 15। यहाँ पर बात की जा रही है ए प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इज असेंशियल फॉर चिल्ड्रन एज इट अनेबल्स। रिच एनवायरनमेंट किसके लिए अच्छा होता है, पीयर असेसमेंट के, डिस्कशन इन द क्लासरूम के, या सेल्फ मोटिवेशन टू रीड द कॉम्प्रिहेंशन के, अपने क्या करते हैं, स्वयं को अभिप्रेरित के लिए, पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करना, और क्या करना, समझ को बढ़ाना, ये चीज़ हो जाती है। या डी में दिया है द क्लासरूम टू बिकम अट्रैक्टिव एंड कलरफुल, क्लासरूम कैसा कर देता है, अट्रैक्टिव करता है और कलरफुल करता है, तो ये यहाँ पर मैटर नहीं करता है। यहाँ जो राइट और करेक्ट पॉइंट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ मोटिवेशन को बढ़ाता है पढ़ने के लिए और क्या करता है, समझ का विकास करता है। यहाँ पर सी पॉइंट करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16। बात की जा रही है द लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड फॉर्मली इन द टेक्स्ट बुक्स ड्यूरिंग असाइनमेंट एंड विद अदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज़, तो इसके लिए क्या रहेगा, टेक्स्ट बुक की जो लैंग्वेज है वो हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा। ए मीडियम ऑफ चिल्ड्रन लैंग्वेज, बच्चे की भाषा का कोई मीडियम नहीं होगा। ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जाएगा यहाँ पर। और डी में दिया हुआ है ए स्टेट रीजनल लैंग्वेज, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 17 में बात की जा रही है द मेथड दैट इज़ बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकली मूवमेंट्स इज़, किस पर निर्धारित होते हैं ये सब चीज़ें, टास्क बेस्ड लैंग्वेज के अंतर्गत यूज़ होते हैं, टास्क बेस्ड हो रही है तो नहीं, ये नहीं है। टोटल फिजिकली रिस्पॉन्स के ऊपर है, जी हाँ ये है। और कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग है, ये भी नहीं है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, ये भी नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा टोटल फिजिकली रिस्पॉन्स जो बच्चा करता है उसके ऊपर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 में क्या है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द बाहिल रीडिंग एक्टिविटी वैन डूइंग ए शॉर्ट स्टोरी। अगर एक शॉर्ट स्टोरी हो रही है तो क्या एक्टिविटी शामिल की जा सकती है, ये बात की जा रही है यहाँ पर। लर्नर डिस्कस द प्रिडिक्ट द इवेंट्स इन द स्टोरी, लर्नर्स डू पेयर वर्क एंड रीड म्यूचुअली टू वन एंड अनदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेयर वर्क कर सकते हैं, म्यूचुअली वन एंड अनदर क्या वो कर रहे हैं वो चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये चीज़ हो सकती है, समूह में कार्य कर सकते हैं। चलिए आते हैं सी पॉइंट पर। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिस्कस बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ द पोएट। तो ये यहाँ पर मैटर नहीं करता है। टीचर आस्क मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, नए शब्दों का टीचर जो है क्या अर्थ पूछ सकते हैं, ये भी मैटर नहीं करता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। उनको क्या कहा जा सकता है, वो क्या कर सकते हैं, पेयर वर्क कर सकते हैं, समूह में कार्य कर सकते हैं और म्यूचुअली वन अनदर आंसर कर सकते हैं चीज़ों का। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 19। यहाँ बात की जा रही है 19 में द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। जो रीडिंग और राइटिंग स्किल है उनका कैसे विकास हो सकता है, ये बात की जा रही है। तो किससे होता है, कैन ओनली वी द इम्प्रूव्ड इन लैंग्वेज क्लास। तो ये लैंग्वेज क्लास में ही इम्प्रूव होते हैं। टेक्स प्लेस कॉन्क्रेंटली या इज़ अनरिलेटेड टू वन अनदर, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। हैपन्स सेपरेटली, ये अलग अलग होते हैं। तो ये चीज़ें सब यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगी। यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टेक प्लेस कॉन्क्रेंटली, या क्या होते हैं, समवर्ती होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 20। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ सीखते हैं क्योंकि उसे अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा। बच्चे क्या कर रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं और उसके बारे में इस अवधि को विकास के किस अवधि के रूप में जाना जाएगा ये हमें बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, संवेदनशील है, क्षेत्रीय है, विशिष्ट या असामान्य है, या अप्रतिक्रियात्मक है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है संवेदनशील अवधि के रूप में माना जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 2। माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में तेज़ी से प्रगति कर रहा है। एक माँ के 2 बच्चे हैं जिनमें एक बच्चा तेज़ी से प्रगति कर रहा है, जल्दी सीख रहा है, और दूसरा जो है इसके भिन्नता से जुड़ा हुआ है। इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है, हमें विकास का कौन सा सिद्धांत यहाँ पर दिख रहा है हमें बताना है। ऑप्शन में दिया है, व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है, हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। चलिए सी पॉइंट देखते हैं। में बात हो रही है अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो हमें क्लियर है क्वेश्चन से वो क्लियर है कि हर व्यक्ति में विकास जो है अलग अलग गति से और व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से हो सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 22 की जा रही है यहाँ पर, विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो विकास किस पर निर्भर करता है, आनुवांशिक प्रवृत्तियों पर भी निर्भर करता है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर भी निर्भर करता है, भौतिक वातावरण पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट पॉइंट हो जाएगा, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2, 3 तीनों पॉइंट जो है यहाँ पर करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 23। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए देना चाहिए। तो कौन सी अवस्था में बच्चे क्रमबद्धता के अनुसार प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, संवेदी गामक अवस्था हो जाएगी ये, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या यहाँ पर हमारी होने वाली है कौन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो यहाँ जो राइट आंसर हमें मिलता है ये अवस्था हो जाएगी हमारी 7 से 11 वर्ष की अवस्था, और ये अवस्था कौन सी होती है, ये होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाता है। 7 से 11 वर्ष का बच्चा जो है प्रश्नों की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता है, क्रमबद्ध तरीके से कर सकता है। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 24। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को के रूप में, और यहाँ पर आगे दिया हुआ है रिक्त स्थान भी, और विद्यार्थियों को में अपेक्षित करती है। तो 2 जगह रिक्त स्थान है यहाँ पर और एक यहाँ पर, किसको किसके रूप में अपेक्षित करती है ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता। तो निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में नहीं है, बात हो रही है प्रगतिशील कक्षा की। तो दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें सक्रिय रूप से सीखेंगे।
जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत या अधीनस्थ प्रतिभागी। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। सी में दिया हुआ है सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, यह तानाशाह और आज्ञाधीन जीव। आज्ञाधीन जीव नहीं है, बच्चे केवल आज्ञा को ही फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या है, टीचर जो है एक सुसाधक हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, बच्चे ज्ञान के सृजन में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। यहाँ पर जो सी पॉइंट है ये करेक्ट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट पर। रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगने से क्या हो जाएगा, शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। अगर किसी शब्द के पीछे वो क्या कर देते हैं, ईडी लगा देते हैं, तो बच्चा जान पाया है कि वह शब्द वर्तमान से भूत में चेंज हो जाएगा, भूतकाल में चेंज हो जाएगा। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने का यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान आपकी सोच को प्रवर्तित दर्शाता है। क्या दर्शाता है कि बच्चा हर चीज़ में एक ही चीज़ फॉलो कर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। कमतर आंकने, अनियमितता, प्रतिबंधित या द्विभाषिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बच्चा जो है अनियमितता को फॉलो कर रहा है, उसको पता नहीं है कि ये चीज़ सब चीज़ों में लागू नहीं होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या रूप में विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ये बताना है हमें। अभिसारी, यह हो जाएगा यहाँ पर प्रक्रियात्मक स्थिरता, या अपसारी, या अनुक्रिय समुच्चय। तो ये हो जाएगा यहाँ पर रोंग। तो यहाँ जो राइट आंसर हमें मिल जाता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी समझ को बढ़ाना या अपसारी सोच को बढ़ाने के लिए जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, विचारावेश होता है, उस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 27 में बात की जा रही है रचनावादी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। बात की जा रही है रचनावादी क्रिया एक कक्षा की, एक क्लास की। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक की भूमिका कैसी हो, सभी बच्चों को मानक निर्देश देना है। जी नहीं, मानक निर्देश नहीं देना है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। तो ये होता है रचनावादी कक्षा का कार्य। शिक्षक का कार्य रचनावादी कक्षा में सभी से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करे, तो सभी समान गति से नहीं बढ़ सकते हैं। बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहे, तो ऐसा भी नहीं है, उदासीन नहीं रह सकता है, सब पर ध्यान देना है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे जो हैं कैसे सीख रहे हैं, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करें, सर्वोत्तम रूप से प्रकट करें। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 28। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा गणित का पाठ्यचर्या नहीं पढ़ाई जाती है, कौन सा करिकुलम नहीं है, ये बताना है। प्रायिकता, तो प्रायिकता जो होती है ये पाठ्यचर्या का भाग नहीं है प्राथमिक स्तर पर। प्रतिमान पढ़ाए जाते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन भी पढ़ाया जाता है, अनुमान लगाना भी पढ़ाया जाता है। तो इसी की वजह से ये ऑप्शन हो जाएंगे हमारे रॉन्ग। जो यहाँ पर नहीं किया जाता वो राइट आंसर है। तो प्रायिकता जो है हमारी प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए ये राइट है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 29। प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन की युक्ति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। सबसे कम प्रभावशाली बताना है, वो हमें ध्यान रखना है। ये प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। अवलोकन पर आधारित गतिविधियाँ, सत्रांत परीक्षा, सत्र के अंत में जो परीक्षा होती है वो, रचनात्मक कार्य आकलन, या रूब्रिक्स का उपयोग। तो रूब्रिक्स का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सत्रांत की जो परीक्षा है वो क्या है, सबसे कम प्रभावशाली होती है गणित आकलन की युक्ति में। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 30। दिया हुआ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य नहीं है, हमें बताना है। बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना, तो ये उद्देश्य होता है, ये रोंग हो जाएगा। मापन की इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना, ये भी होता है, इसलिए रोंग हो जाएगा। चलिए सी और डी पॉइंट देखते हैं। बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर सिखाना, ये बात भी सही होती है, तो ये रोंग हो जाएगा। मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना, तो निपुणता हासिल करना कोई लक्ष्य नहीं होता है, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हमें निकल कर आता है वो हो जाएगा, हमें मिला है क्या, ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर। निपुणता हासिल करना कोई लक्ष्य नहीं होता, यह कोई उद्देश्य नहीं है गणित का। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 31।
में बात की जा रही है आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है। तो सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य की बात की जा रही है। सर्वेक्षण आधारित परियोजना है, प्रश्नोत्तरी है, निर्वाह है, भूमिका निर्वाह है या रोल प्ले है, वर्ग पहली है। तो यहाँ पर रचनात्मक कार्य की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा सर्वेक्षण आधारित परियोजना। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 32 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो क्या करे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नहीं दिया गया है, वो हमें बताना है। यहाँ पर दे रखा है, तो कौन सा स्तर की बात उन्होंने नहीं की है। बुनियादी स्तर की बात की गई है, प्राथमिक स्तर की बात नहीं हुई है। यहाँ पर प्रारंभिक प्रीपेटरी स्तर की भी बात हुई है, मिडिल स्तर की बात हुई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल जाएगा वो हो जाएगा, जिस स्तर की बात नहीं हुई है तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात की ही नहीं गई है और हमें यही देखना था, बात नेगेटिव पॉइंट से मैच करने की थी, तो प्राथमिक स्तर की बात है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 33। कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया, आप सुरक्षा की किन युक्तियों को अपनाएंगे। कौन सी युक्तियाँ आप अपनाएंगे ये हमें बताना है। आप एक पार्क में हैं और भूकंप आ गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इमारतों से दूर खुले में रहेंगे, निकटतम इमारत में भाग जाएंगे, तो इमारत में नहीं जाएंगे, ये चीज़ तो सरे से गलत हो जाएगी। निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे, तो ये चीज़ भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी यहाँ पर रॉन्ग। चलिए देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। डी में दिया हुआ है यहाँ पर पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाएंगे, तो ये चीज़ भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। इतना टाइम नहीं होता है, अगर भूकंप आता है तो आप क्या करेंगे, इमारतों से दूर खुले में खड़े रहेंगे। ये वाला जो पॉइंट है सबसे सुटेबल है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 34। निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील हल्दी से मिश्रित और पुष्पों में वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना और पेंटिंग बनाना निहित है। तो कहाँ पर ऐसा किया जाता है ये बताना है हमें। ऑप्शन देख लेते हैं। मधुबनी, वर्ली, कलमकारी या फुलकारी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा कौन सा, चावलों में रंगीन पेस्ट मिलाकर बनाते हैं, तो ये किस में किया जाता है, ये मधुबनी चित्रकला में किया जाता है। यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। 35 में देखते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों के मुख्य समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे कौन से भोजन के पदार्थ हैं जो समान भाग से पौधे के प्राप्त होते हैं। सेब हो जाएगा, गन्ना, अदरक, गाजर है, हरी मटर, जीरा, चना और गेहूं है, पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी है, सेब, टमाटर, अदरक और खुबानी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा कौन सा है, ये हो जाएगा हमारा हरी मटर, जीरा, चना और गेहूं। ये सब चीज़ें जो हैं पौधे के फल के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फल और बीजों के रूप में प्राप्त होती हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन है 36। नीचे घटनाएं दी हुई हैं, उन्हें क्रम में दिया गया है जिससे नदी जल में अत्यधिक प्रदूषण हो रहा है। तो इन्हें क्रम में लगाना है हमें। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे अधिक क्या होता है, जल में क्या होता है, हानिकारक रसायन छोड़े जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जल में प्रदूषण जो है बढ़ जाता है। चलिए और पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से क्रम यहाँ पर सही हो जाएंगे। यहाँ पर फिर देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा। उसके बाद होता है नदी के जल में गंध, अम्लता और रंग को प्रभावित किया जाता है। फिर आएगा क्या यहाँ पर बी, जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट करेक्ट हैं। तो सीरियल क्या आएगा, पहले डी आएगा, उसके बाद आएगा हमारा ए, फिर आ जाएगा हमारा बी और सबसे लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट सी। तो यहाँ पर जो सही क्रम होगा क्या होगा, डी, ए, बी और सी। चलिए राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाता है। राइट आंसर हमें मिल गया है, ये हो जाएगा हमारा डी, ए और बी, सी। चलिए सी पॉइंट करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के प्रवर्धन बीजों द्वारा प्राप्त होता है बताना है हमें। गन्ना हो जाएगा, गन्ना बीजों के द्वारा नहीं होता है। चावल, गेहूं, ओट्स ये सब बीजों के द्वारा होते हैं। आलू, गुलाब और गन्ना ये नहीं होगा। गन्ना, गेहूं और चावल ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है बीजों के द्वारा प्रवर्धन चावल, गेहूं और ओट्स का होता है। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं 38 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहाँ से पीवी सिंधु संबंध रखती है। तो पीवी सिंधु कहाँ की है, ये साउथ की हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जो खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित राज्य के भोजन के बारे में जरूर पूछा जाता है। चलिए आते हैं आंसर पर, देख लेते हैं क्या है इसके ऑप्शन। यहाँ दिया हुआ है इडली, चटनी, सांभर,
रोटी दाल सब्जी आलू पराठा, सांवर, रोटी, बांस की करी, मछली की करी, फिश करी। और डी में दिया हुआ है फिश करी, मछली करी, टैपियोका और चावल। तो पीवी सिंधु कहाँ से संबंध रखती हैं? वो साउथ की हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या खाया जाता है? वहाँ पर खाया जाता है इडली, चटनी, चावल और सांवर। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। आते हैं 39 पर। आप दुकान से गेहूँ लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियाँ बनाती हैं। गेहूँ से रोटी बनाने के क्रम को बताना है हमें, क्या सही क्रम हो जाएगा? सबसे पहले क्या करते हैं, एक पात्र में आटा लें, आटा गूँथ लें, रोटी सेकें, गेहूँ का आटा बनाएं। तो ये गलत हो जाएगा। देखते हैं बी में क्या है। गेहूँ का आटा बनाएं, एक पात्र में आटा लें, आटा गूँथे और आटे के पेड़े बनाएं, फिर रोटियां बनाएं। ये भी गलत हो जाएगा। सी में है आटा गूँथें, गेहूँ को पीसें, रोटी बेलें और उसके बाद रोटी सेकें। चलिए डी में देखते हैं। दिया हुआ है गेहूँ से आटा पीसें, गूँथें, आटे के पेड़े या रोटी सेकें और रोटियां को बेलें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं बी में क्या है। बी में यहाँ पर दिया हुआ था क्या, गेहूं का आटा बनाएं। गेहूं से आटा बनाते हैं, उसके बाद एक पात्र में लेते हैं, फिर आटे को गूँथ लेते हैं और गूँथे हुए आटे से पेड़े बनाते हैं और उसके बाद उसकी रोटियां बेलते हैं या सेक लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था, यहाँ पर सेकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं 40 क्वेश्चन पर। उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि खेतों में क्या करना चाहिए? प्राकृतिक खाद डालना चाहिए। उर्वरकों को, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं क्या करना चाहिए हम पूछ रहे हैं। खाद जैव निम्नीकरणीय है, इसलिए ये बात तो सही है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, ये बात भी सही है। और यहाँ पर सी पॉइंट में दिया हुआ है खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्रे बनते हैं। क्या होता है? सूक्ष्म रंध्र बन जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। तो इससे मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है, बुरबरी हो जाती है। खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ये बात यहाँ पर गलत है। खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए बी सी तीनों पॉइंट जो हैं ये करेक्ट हैं। बी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुरानी सारी वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। यहाँ पर अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए सीटेट की प्रिपरेशन कराई जा रही है। यहाँ पर चल रही हैं मैराथन क्लासेस। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ मोटिवेट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सीटेट की अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा।